हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम लोग स्टडी करने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये होगा इसका पार्ट 1। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन। ये चैप्टर आप लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा 8 to 10 वीडियोस में आपका जो चैप्टर है ये पूरा का पूरा कवर कर दिया जाएगा। और ये जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है ये एनसीईआरटी के बेसिस पे कंप्लीट करवाया जाएगा, एनसीईआरटी बेसिस पे। और कुछ अगर एक्स्ट्रा टॉपिक मान लो अगर पढ़ाना होगा तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के हिसाब से, यानी कि जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है और जो एनसीईआरटी में डिटेल में नहीं दे रखा है या क्लियर नहीं दे रखा है तो उस चीज़ को भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, जैसा जब आप लोग एनसीईआरटी या कोई भी बुक का चैप्टर जब आप चैप्टर नंबर 1 जब स्टडी करेंगे तो उसमें इंट्रोडक्शन दे रखा होगा इस चैप्टर के बारे में, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन का मतलब केमिस्ट्री के बारे में बताया गया होगा, यानी केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री कुछ नहीं है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है, ठीक है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो मैटर की स्टडी के साथ डील्स करती है, उसकी प्रॉपर्टीज के साथ, स्ट्रक्चर के साथ, कंपोजिशन के साथ। ठीक है, यानी कि जो भी पार्टिकल्स हैं या जो भी नेचर में जो भी रिएक्शंस वगैरह होती हैं उनको स्टडी करने की जो ब्रांच है साइंस की, वो ब्रांच वो क्या कहलाती है, केमिस्ट्री के अंतर्गत आती है। यानी कि वो सभी के सभी चीज़ें जो हम लोग पढ़ रहे हैं या इस चैप्टर में पढ़ेंगे और आगे जो पढ़ेंगे वो सभी के सभी हम लोग लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे। जो डेली लाइफ में चीज़ें होती हैं, जो रिएक्शंस चलती रहती हैं, उनके पीछे की जो साइंस क्या है, उन लोग जिस प्लेटफॉर्म के अंदर स्टडी करते हैं वो जो प्लेटफॉर्म है वो है केमिस्ट्री। ठीक है, और फिर केमिस्ट्री का आगे चल के और पढ़ोगे उसमें टॉपिक में तो ये बताया गया है कि केमिस्ट्री की यूजेस क्या हैं, केमिस्ट्री कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो ये सब चीज़ें, केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो कि ज़्यादातर जगहों पर देखने को मिल जाता है। जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्री में जो भी चीज़ यूज़ हो रही है वो सब केमिस्ट्री के बेसिस पे चल रहा है, यानी केमिस्ट्री ही इन्वॉल्व होती है, उनमें रिएक्शंस वगैरह होती रहती हैं। किसी भी तरीके की इंडस्ट्री हो सकती है। ठीक है, फूड वी ईट, जो हम लोग फूड ईट करते हैं उसमें भी केमिस्ट्री कंपाउंड्स वगैरह हैं जो हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं, या और भी ऐसी चीज़ें या कुछ ऐसी दवा वगैरह जो भी मेडिसिन हैं। तो सभी की सभी चीज़ों में जो यूटिलाइज हो रहा है वो किसका यूटिलाइज हो रहा है, सब केमिस्ट्री का यूटिलाइजेशन हो रहा है। तो ये सब जो आप पढ़ेंगे ये स्कोप है केमिस्ट्री का, स्कोप ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये तो हो गया पूरा। अभी हमने पूरा डिस्कस, हो सकता है थोड़ा बहुत रह गया हो तो बाकी आप इस चीज़ को स्टडी कर लीजिएगा, कोई ज़्यादा कठिन टॉपिक नहीं है। ये सिर्फ ओवरव्यू मैंने बताया कि किस तरीके से चैप्टर की स्टार्टिंग में ये चीज़ दे रखी है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पर हमने बताया कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर। मैटर की स्टडी के साथ रिलेट किया जाता है। क्लास 9th में चैप्टर नंबर 1 में आप लोगों को मैटर के बारे में बताया गया था। तो यहाँ पर हम मैटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। पूरा टॉपिक तो मतलब पूरा चैप्टर तो डिस्कस नहीं करेंगे 9th क्लास वाला, लेकिन थोड़ी सी बेस क्लियर करने के लिए थोड़ा सा रिवाइज कराना जरूरी है, क्योंकि पूरा जो चैप्टर है वो मैटर के ऊपर ही बेसिस है। ठीक है, तो अब क्या होता है मैटर, हम लोग जानते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग विच हैज मास, हर वो चीज जिसका कुछ मास होगा, एंड ऑक्यूपाइज सम स्पेस। ठीक है, हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ मास होगा और वो कुछ ना कुछ स्पेस अगर कवर करता है तो वो सभी की सभी चीजें किस में आती हैं, मैटर में आती हैं। आपके चारों तरफ जितनी भी चीजें रखी हुई हैं, पेन जिससे आप लिख रहे हैं, बुक, टेबल, क्लॉथ, तो सभी के सभी क्या मैटर है, क्योंकि इन सब का कुछ ना कुछ मास है और ये कोई ना कोई स्पेस को कवर अप करते हैं। ठीक है,
फिर उसमें ये भी पढ़ाया गया था कि जो मैटर होता है, मैटर को क्लासिफाई किया गया है, ठीक। मैटर आपका मिक्सचर भी होता है, या मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस के रूप में क्लासिफाई किया जाता है। मिक्सचर क्या होते हैं? मिक्सचर का मतलब है कि मेड अप ऑफ 2 or more substances by physical means in any ratio, ठीक है। मिक्सचर का मतलब क्या है कि आपने मान लो, जैसे आपने सुना होगा शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है। आपने क्या किया, शुगर को लिया, वाटर के अंदर डिसॉल्व किया, तो वो जो आपने वाटर के अंदर जो चीज डिसॉल्व की है वो फिजिकल मीन्स है। फिजिकल मीन्स का मतलब क्या होता है कि हर वो फिजिकल प्रोसेस इस तरीके से बोली जा सकती है। फिजिकल प्रोसेस वो प्रोसेस होगी जिसमें आपने अगर शुगर को वाटर में डिसॉल्व किया है तो आप शुगर को वापस वाटर से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज होते हैं फिजिकल मीन्स, ठीक है। और ये जो इनका जो मिक्सिंग का जो रेशियो होता है वो किसी भी रेशियो में हो सकता है, यानी कि आप शुगर की कोई भी अमाउंट ले सकते हैं और वाटर की भी कोई भी अमाउंट ली जा सकती है। तो इसी के बेसिस पे जो मिक्सचर होता है वो 2 कैटेगरीज में क्वालिफाई हुआ था, जैसा कि वहां पे आप लोगों ने पढ़ा होगा। होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि नेम से क्लियर है। होमोजीनियस का मिक्सचर क्या है कि जब मिक्सचर हम लोग कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। जब 2 कंपोनेंट, 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट, और जो कंपोनेंट क्या होते हैं जिनसे मिक्सर मिलके बनता है, जब 2 या 2 से ज्यादा कंपोनेंट आपस में एक दूसरे में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी कि आप सिर्फ देख के, बाहर से देख के आप ये ना पता लगा पाए कि कौन सी चीज कहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो वो चीज क्या वो मिक्सचर जो कहलाते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर कहलाते हैं, ठीक। और एक होते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के एग्जांपल आप लोग ले सकते हैं, जैसे कि सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जो हम लोग कर रहे हैं वो किसमें करेंगे, वाटर में, ठीक है। शुगर सॉल्यूशन। तो ये सभी के सभी जो कुछ एग्जांपल हैं, ऐसा कि नहीं है सिर्फ 2 एग्जांपल हैं, काफी सारे एग्जांपल पॉसिबल हो सकते हैं। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि वो जो सॉल्ट जो है वो वाटर के अंदर कंप्लीटली डिजोल्व होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो डिजोल्यूशन होगा कैसा होगा, कंप्लीटली डिजोल्व, ठीक है। और वहीं हेट्रोजीनियस के अगर एग्जांपल दिए जाए तो हेट्रोजीनियस के एग्जांपल क्या हो सकते हैं। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हो सकता है जैसे कि सैंड इन वाटर, ठीक, चॉक इन वाटर, यानी कि इन चीजों को आप लोग डिजोल्व तो कर देंगे। मान लो आपने एक बार स्टेरॉइड लगा के इस चीज को मिक्स कर दिया, लेकिन कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही चीजें आपस में सेपरेट आउट हो जाएंगी, यानी कि कुछ टाइम के बाद आप ये देखेंगे जो सैंड आपने मिक्स की थी वाटर के अंदर, उस सैंड थोड़े टाइम के बाद नीचे उसके बेस पे, जो भी जिसमें भी ग्लास में आप लोग लेंगे तो उस ग्लास के बेस पे बैठ जाएगी। उसी तरीके से चौक भी क्या हो जाएगी, नीचे सरफेस पे आ जाएगी, यानी कि वो दोनों चीजें आपस, आप जब बाहर से देखेंगे ग्लास को तो दोनों चीजें आपको अलग अलग दिखाई देंगी, ठीक है। डिस्टिंग्विश कर पाएंगे आप लोग हेट्रोजीनियस में, तो नाम से क्लियर है हेट्रोजीनियस, ठीक है। प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। अब प्योर सब्सटेंस का मतलब ये होता है कि ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी कंपोजिशन क्या हो, डेफिनेट हो। कंपोजिशन हो कैसी हो, डेफिनेट हो, ठीक है। डेफिनेट कंपोजिशन हो और जो केमिकल चेंज से बने, ठीक है। यहां तक समझ में आ गई चीजें, प्योर सब्सटेंस। अब प्योर सब्सटेंस को भी क्लासिफाई किया जाता है। प्योर सब्सटेंस भी 2 टाइप्स के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ठीक है। क्या होते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स एक सिंपलेस्ट सब्सटेंस which cannot be broken down by any chemical change, ठीक है।
तो एलिमेंट क्या होता है? वो सबसे छोटा से छोटा सब्सटेंस जिसको अब कोई भी केमिकल चेंज करा के फर्दर ब्रेक डाउन ना किया जा सके, वो सब क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एलिमेंट्स भी किससे मिलकर बनते हैं? एलिमेंट्स एलिमेंट्स बनते हैं मेड ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। एक तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर बनने वाले जो सब्सटेंस होते हैं वो एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है, और वो वन टाइप के पार्टिकल्स क्या कहलाते हैं? वो वन टाइप का पार्टिकल्स कहलाता है एटम। ठीक है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है, विच कंबाइंस टू मेक एलिमेंट्स, और यू कैन ऑल्सो से दैट एलिमेंट्स कंप्राइजेज ऑफ एटम्स। ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स जो है वो, एलिमेंट्स का भी छोटा रूप क्या है? एटम है। यानी कि एलिमेंट जो बने होते हैं वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जिन पार्टिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम्स बोलते हैं। ठीक, दूसरी चीज यहाँ पर क्या है? कंपाउंड्स। क्या होते हैं कंपाउंड्स? कंपाउंड को समझने से पहले एक टर्म और है, मॉलिक्यूल। इसको समझना बहुत ही जरूरी है। मॉलिक्यूल का मतलब क्या है? मॉलिक्यूल का मतलब सिर्फ ये है, इस टर्म को यूज किया जाता है, यूज टू डिस्क्राइब एनी कनेक्शन बिटवीन बॉन्ड्स। यानी जब भी कहीं बॉन्ड्स देखा जाएगा तो उस बॉन्ड को शो करने का जो केमिकल टर्म है वो क्या है? मॉलिक्यूल। यानी कि दो एटम के बीच में बॉन्ड हो सकता है, तो उस बॉन्ड को शो करने के लिए हम लोग बोल देते हैं वो क्या है? अब वो एटम ना होकर के क्या है? मॉलिक्यूल है। ठीक है, कंपाउंड क्या चीज है? कंपाउंड कुछ खास चीज नहीं है, कंपाउंड भी वही है। कंपाउंड कैसे बोलेंगे? कंपाउंड इस तरीके से बोलेंगे, कंपाउंड इज ए मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ठीक है, कंपाउंड भी मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन कब? मॉलिक्यूल का मतलब हमने बता दिया, मॉलिक्यूल का मतलब जब भी मॉलिक्यूल आएगा तब वहां से क्लियर हो जाएगा कि कोई ऐसी चीज के बारे में बात हो रही है जहां उनके बीच में एक न, कम से कम एक बॉन्ड की प्रेजेंस तो है ही। ठीक है, तभी हमने वर्ड क्या यूज किया है? मॉलिक्यूल। इसका मतलब कंपाउंड इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम। अलग अलग एटम से मिलने वाले जो भी मॉलिक्यूल हम लोग तैयार करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर बोला, ये हमने लिखा H2O। H2O में ये दो हाइड्रोजन के एटम है और एक ऑक्सीजन का एटम है। तो जब ये कंबाइन हुए तो क्योंकि इनके बीच में बॉन्डिंग हुई तभी ये कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? मॉलिक्यूल कहलाएगा। और इसको आप कंपाउंड भी बोल सकते हो। ठीक है, दो एटम कंबाइन हो रहे हैं, मान लो एक H एटम है, एक और H एटम है, कंबाइन जब हो रहा है तो उसने क्या बना दी? H2 बना दिया। ये क्या कहलाएगा? ये सिंपली मॉलिक्यूल कहलाएगा। लेकिन क्या इसको कंपाउंड बोला जा सकता है? ये कंपाउंड नहीं बोला जाएगा। कंपाउंड होने के लिए ये चीज रिक्वायर्ड है, मॉलिक्यूल तो हो ही हो, इसका मतलब है कि उनके बीच में एक ना एक बॉन्ड तो होगा ही होगा। साथ ही साथ वो जो बॉन्ड बन रहा है वो दो अलग अलग एटम्स के बीच में बनना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने भी कंपाउंड्स होते हैं वो सभी के सभी मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि कंपाउंड्स अगर होंगे, ठीक है, कंपाउंड जब बने होंगे तो मॉलिक्यूल्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में तो बॉन्ड्स होगा ही होगा। लेकिन इसका कन्वर्ट्स ट्रू नहीं हुआ। कन्वर्ट्स का मतलब अगर इसको हम पलट के लिख दें, बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। कैसे पता चला? ये स्टेटमेंट को कैसे प्रूव करेंगे? जैसा कि यहाँ पर हम लोग देखा, ये हमने लेकर देखा था कि H2O है, H2O का मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो, कंपाउंड भी बोल सकते हो। इसका मतलब सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल तो होंगे ही होंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे इस तरीके का एग्जांपल ले रहे हैं, H2 मॉलिक्यूल तो है, क्या ये कंपाउंड है? ये कंपाउंड नहीं है। इसलिए ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल्स बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। ठीक, इतनी बात यहाँ से समझ में आ गई। अब अच्छा, एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज नोट बना के, ठीक है, different elements have
डिफरेंट एटम्स। ठीक, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स, अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग एटम्स होते हैं। किस तरीके से हम इस चीज को एक्सप्रेस करेंगे? अच्छा, एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या? एवरी सिंगल एलिमेंट हैव यूनिक एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो हम लोग को ये बात पहले ही पता है 9th क्लास से कि हर सिंगल एलिमेंट, एवरी सिंगल एलिमेंट हैव यूनिक एटॉमिक नंबर। हर एक एलिमेंट का या हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है वो यूनिक होता है। यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7। यानी कि ये, क्योंकि ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इसीलिए इनके जो एटॉमिक नंबर है वो भी डिफरेंट है, इनको आपस में डिस्टिंग्विश करने के लिए। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि देखो, और एटॉमिक नंबर का मतलब क्या है? एटॉमिक नंबर हमें पता है प्रोटॉन्स के बराबर भी होते हैं। ठीक है, और प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं, और प्रोटॉन, और आपको ये भी पता है जो एटम्स है या जो भी एटम है वो बनता किन किन चीजों से? वो 3 चीजों से कंप्राइज होकर बनता है। एटम इज सम एटॉमिक पार्टिकल विच कंप्राइज ऑफ 3 कंपोनेंट्स और 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि, और सॉरी, एटम इज डिविजिबल इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ठीक है, क्योंकि हर एक एलिमेंट, जैसे जैसे एलिमेंट बदलेगा उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो उस एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है किसके? प्रोटॉन्स के। एटॉमिक नंबर चेंज होगा, प्रोटॉन चेंज होगा, प्रोटॉन चेंज होगा तो एटम का साइज चेंज होगा, तो एटम का साइज जब चेंज होगा तो उसका मतलब एटम चेंज होगा। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि हर एटम का, क्योंकि एटॉमिक नंबर अलग होता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन्स की नंबरिंग अलग हो जाती है, जिसकी वजह से एटम का साइज भी अलग अलग होता है। ठीक है, तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट एटम्स। अलग अलग एलिमेंट के अलग अलग एटम्स होते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल स्टडी नहीं करनी है अभी एटम्स के बारे में, क्योंकि एटम के बारे में पूरी स्टडी आपको दे रखी है चैप्टर नंबर 2। जो चैप्टर नंबर 2 है पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर नेम के ऊपर आधारित है। उस चैप्टर में आपको पूरी बेसिक स्टडी दी जाएगी एटम्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ के लिए आज तक अभी के लिए सिर्फ इतना ही। ये आपका बेसिक्स मैंने अभी क्लियर कर दिया है। ठीक है, आगे का जैसा कि हमने बताया कि 8 to 10 वीडियोस में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग।